दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का बहुत विस्तृत डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम उसी प्रायद्वीपीय पठार के महत्व के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्या है। तो पिछले डिस्कशन में हमने देखा कि इसका जो धरातलीय स्वरूप है वो कैसा था। यहाँ कई तरह के पठार, कई तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और उनमें से कुछ ख़ास तौर से वेस्टर्न घाट है, वो ऐसा एरिया है जहाँ खूब वर्षा होती है, खूब घने जंगल हैं। और उसके अलावा ये पूरा हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास है। तो बहुत सारे खनिज संसाधनों की दृष्टि से ये हिस्सा भारत का पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज हम उसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, क्रोमियम, माइका, गोल्ड एक्सेट्रा। ये वो हिस्सा भारत का है जहाँ अपार भंडार हैं किसके, लौह के, मैग्नीज के, तांबे के, बॉक्साइट के, क्रोमियम के, माइका के, गोल्ड। यानी इसे कहा जाता है कि मिनरली रिच एरिया, जिसे हम कह सकते हैं खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी भूभाग है भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग। अगर हम बात करें कोयला की तो हम देखेंगे कि 98% जो गोंडवाना कोल डिपॉजिट्स है, यानी गोंडवाना खंड की जो कोयला के भंडार हैं उसके 98% भंडार जो है वो प्रायद्वीपीय भारत में ही स्थित हैं। 98% आप देख सकते हैं। इनके अलावा जो नेवेली कोल माइन है वो लिग्नाइट के लिए भी पूरे भारत में मशहूर है। नंबर 1 पे लिग्नाइट कोल माइनिंग वहाँ होती है, उसके वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। कोयला के अलावा यहाँ लार्ज रिजर्व्स ऑफ स्लेट, शेल, सैंड स्टोन, मार्बल्स, यानी बहुत ग्रेनाइट्स एक्सेट्रा कई तरह के कीमती पत्थरों के भी विशाल भंडार इस प्रायद्वीपीय भूभाग में स्थित हैं। इनके अलावा क्या है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, हमने बात की थी कि जो इस पठारी भाग का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है, महाराष्ट्र और गुजरात का हिस्सा, वो काली जो कपास मिट्टी है उससे आच्छादित है, जो कि कपास की खेती के लिए बड़ी ही उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इस लिहाज से भी प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है जहाँ कॉटन की खेती की जाती है, कपास की। इसके साथ साथ सम हिली रीजन्स इन साउथ इंडिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, साउथ इंडिया के कुछ हिली रीजन हैं जिनके ढालों पर चाय के, कॉफ़ी के और रबर के प्लांटेशन यानी बागाती कृषि की जाती है, खास तौर से चाय और कॉफ़ी के लिए। ये हमारा पूरा जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, अन्य जो पहाड़ियाँ हैं वो फेमस है। इसके साथ साथ जो कार्डमम की पहाड़ी है वो मसाले के लिए मशहूर है, केरला वगैरह की। तो ये सारे पहाड़ी भूभाग बागाती कृषि के लिए बड़े फेमस हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खनिज संसाधनों के साथ साथ ये कृषि की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है ये भारत का। इसके अलावा जो लो लाइंग एरियाज यानी कुछ निचले भाग हैं, खासतौर से जो तटीय भाग हैं या नदी घाटियों के जो क्षेत्र हैं, वहाँ बड़ी ही विस्तृत मात्रा में चावल की कृषि भी की जाती है साउथ इंडिया में। चाहे वो जितने भी डेल्टा हैं, वो कृष्णा का डेल्टा हो, कावेरी का डेल्टा हो, गोदावरी का डेल्टा हो, वो सारे एरियाज और जो कोस्टल प्लेन है वहाँ बहुत बृहद स्तर पर चावल की खेती की जाती है। इसके साथ साथ क्या है कि ये वाला हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भाग का, जो हाईलैंड्स है इसके यानी उच्च भूभाग है, दे आर कवर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत सारे जंगल में, बहुत घने जंगल भी वहाँ पाए जाते हैं, वृक्षों की बहुत सारी प्रजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं और इसी वजह से उसमें वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी वन के जो उत्पाद हैं, कई तरह के वन उत्पाद हैं। खासतौर से प्रायद्वीपीय भूभाग का ये हिस्सा जो है वो टीक और साल के वृक्षों के लिए मशहूर है। आपने नाम सुना होगा चंदन तस्कर, यानी जो चंदन के पेड़ हैं वो भी यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल यहाँ पाए जाते हैं। वीरप्पन का नाम आपने सुना होगा। तो चंदन के पेड़ की वजह से भी और इस तरह से इनके बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ बनाए जाते हैं इन पेड़ों के। इसके अलावा टीक और साल और उसके साथ साथ बड़े बृहद स्तर पर सिल्क का भी यहाँ खेती की जाती है, उन सिल्क वार्म की। इस तरह से हम देखें कि फॉरेस्ट के वनों की दृष्टि से भी ये भारत का ये भाग बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा द रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा, इससे पहले पढ़ा था कि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं
दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीपीय भारत की वो अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल से उनकी उत्पत्ति होती है। अब वो जब उत्पत्ति होती है तो चूंकि वो बड़ा ढालू हिस्सा है, ठीक है, उसका स्लोप जो है वो तीव्र है, उसकी वजह से क्या है कि इन सारी नदियों पर एक बड़ा ही जो संभावना किसकी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, यानी जल विद्युत परियोजनाओं की बड़ी संभावना है। और उसमें निर्माण भी किए गए हैं बहुत सारी जल विद्युत परियोजनाएं कई सारी दक्षिण भारत में, और अभी भी बहुत सारी संभावना है। उन परियोजनाओं से क्या होता है, विद्युत के साथ साथ हमें पूरे साल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता भी बनी रहती है। तो इसलिए इस दृश्य से भी ये दक्षिण भारत की नदियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आर्थिक दृष्टि से सब चीज़ें हैं, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इनका बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं अगर, तो प्लेटो इज आल्सो नोन फॉर इट्स हिल रिजॉर्ट्स, ठीक है, यानी ये हम कभी आमतौर पे हम बात करते हैं कि साउथ इंडिया में अगर हम जाएं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बड़ी ही पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिनमें हम देखते हैं ऊटी बड़ी फेमस जगह है, इसी तरह से पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश की, इसी तरह से कोडई कैनाल साउथ में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र का, खंडाला घाट जिनका नाम आपने खूब सुना है फिल्मों में भी, वो खंडाला की पहाड़ियाँ, वो सब ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ लोग पूरे वर्ष जो है वो घूमने जाते हैं। साथ ही साथ राजस्थान का ये माउंट आबू, ये मध्य भारत में एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है, जहाँ सर्दी के दिनों में बर्फ़ भी जम जाती है। वहाँ की जो झील है वो झील पूरी जो जिसको हम नक्की झील कहते हैं, वो झील भी कई बार बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती है। तो ये सारी जगहें जो आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पर्यटकों की बड़ी पर्याप्त मात्रा यहाँ आती है, जिससे वहाँ स्थानीय प्रशासन को और वहाँ के लोगों को काफ़ी अच्छी इनकम होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें प्रायद्वीपीय भारत को, तो जहाँ एक और वो खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत ही धनी है, उसी साथ साथ दूसरी ओर वो बागाती कृषि के लिए भी प्रसिद्ध है और काफ़ी बड़ी मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ हैं, और उसके साथ साथ ये जो पिकनिक स्पॉट हैं, जो रिजॉर्ट्स हैं, ये भी अपने आप में भारत के सुप्रसिद्ध स्थलों में से जाने जाते हैं, जहाँ हज़ारों की संख्या में प्रतिवर्ष जो है वो पर्यटक वहाँ जाते हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था में काफ़ी इन चीज़ों का योगदान भी है। तो मैं समझता हूँ इन्हीं महत्व के साथ हमारे प्रायद्वीपीय भारत का ये टॉपिक आज ख़त्म होता है। बाकी जो भूआकृतिक विभाजन है भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, उनकी हम बात जो बचा हुआ ख़ासतौर से जो कोस्टल प्लेन और आइलैंड आर्क्स है, उसका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।